जो कुछ करना था बच्चों कर लो। मुनी सर आ गए हैं। हाँ भाई, फिर से एक बार जोरदार शुरुआत के साथ बायोलॉजी का पार्ट टू आपके सामने प्रस्तुत है। बायोलॉजी का पार्ट टू, जहां से पार्ट वन छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके साथ बायोलॉजी का पार्ट टू। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब तक टेंथ का सिलेबस कंट्रोल में नहीं होगा तब तक अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन कैसे कर पाओगे, तब तक अच्छे मार्क्स कैसे ला पाओगे। अच्छे मार्क्स, बेहतर परफॉर्मेंस और रिजल्ट के बाद तारीफें सुनने का मौका हम आपको सुनहरा मौका दे रहे हैं। OWE एकेडमी के साथ एक बार हमारे साथ जुड़ें और अच्छे नंबर और अच्छा परफॉर्मेंस देने की हमारी गारंटी है भाई। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आपको OWE एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, और मैं लेके आया हूं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट टू। जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज आपके साथ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे पास समय तो वैसे ही कम है। अब तो गिने चुने 70 से 80 दिन रह गए हैं आपके पेपर में। और जो जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को उसी गड्ढे में ढकेलते जा रहे हैं जो पहले ढकेल रहे थे। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं भाई। पहले मैंने आपको पढ़ाया था न्यूरॉन तक। न्यूरॉन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसे क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन के कैसे इम्पल्स ट्रांसफर होती है, वो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूरॉन इम्पल्स लेके आ रहे थे और लेके जा रहे थे, इम्पल्स कैसे किसको ट्रांसफर करता है, ब्रेन तक कैसे पहुंचा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको उसी के साथ ये समझाऊंगा कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन कितने तरह का होता है, कौन सा ब्रेन क्या काम करता है। हमारे क्या सर ब्रेन भी अलग अलग होते हैं? हाँ भाई, ब्रेन भी अलग अलग होते हैं। पता नहीं बायोलॉजी में क्या क्या अलग बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेन को कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन करता है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को। हाँ हम पढ़ रहे हैं भाई साहब क्या, नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स बच्चों आप जानते होंगे नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं। नर्व इम्पल्स कहते हैं भाई साहब, it is the information in the form of chemical and electrical signals passing through the neuron। जो मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ बताया था भाई? हाँ भाई, मैंने आपको क्या बताया था उस दिन? मैंने बताया था भैया कि न्यूरॉन क्या काम करता है और कैसे काम करता है। हाँ, मैंने आपको बताया था न्यूरॉन कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ऐसा आपने उस दिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था? अरे भाई घर जाके पढ़े होंगे तो जरूर देखा होगा, घर जाके पढ़े होंगे तो जरूर देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कुछ न्यूरॉन का। किसका भाई साहब? न्यूरॉन का। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है न्यूरॉन का। हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है भाई साहब किसका? न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स होती हैं। बहुत सारी सेल्स होती हैं, नहीं होती? हाँ भैया, बहुत सारी सेल्स होती हैं। हाँ जी सर, बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन सेल्स का क्या नाम है भाई? इन सेल का नाम है सर स्वान सेल। ये बनाती है माइलिन शीथ। क्या बनाती है भाई साहब? माइलिन शीथ बनाती हैं। इनका नाम है डेंड्राइट्स। क्या नाम है इनका? डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स आ रही है, क्या आ रही है, जो भी इम्पल्स आ रही है उसको रिसीव करते हैं। सबसे पहले रिसीव कौन करता है? यह है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन का पहला पार्ट डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स ही तो रिसीव करते हैं भाई साहब किसको, किसको रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स? अरे भाई डेंड्राइट्स किसको रिसीव करते हैं, किसको रिसीव करते हैं भाई साहब? डेंड्राइट रिसीव करते हैं किसको? इम्पल्स को। अब इम्पल्स वही तो नर्व इम्पल्स होती है। इम्पल्स किस किस फॉर्म में हो सकती है? इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हाँ, इम्पल्स कितने तरीके की हो सकती है सर? केमिकल भी हो सकती है सर, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इम्पल्स किस तरह ट्रांसफर होती है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना भाई साहब। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसने रिसीव की थी और आगे ट्रांसफर कर रहा है एक न्यूरॉन, वो किस फॉर्म में होती है? वो फॉर्म में होती है तो इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल, या केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, दोनों फॉर्म में होती है जो भी इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल करती है। जैसे मेरे यहाँ पे किसी ने कांटा चुभाया, तो कांटा जो चुभाया, अब वो तुरंत कांटा तो नहीं जा रहा माइंड तक भाई, वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई और न्यूरॉन ने रिसीव की, तो इलेक्ट्रिकल या केमिकल फॉर्म में आगे चलती है और हमारे माइंड तक पहुंचती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज हार्म कर रही है। तो इसको कहते हैं हम नर्व इम्पल्स। जो भी इंफॉर्मेशन
एक इफेक्टेड ऑर्गन से, इफेक्टेड पार्ट से और हमारे माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इसको कहते हैं नर्व इंपल्स। और वो किस फॉर्म में हो सकती है, या तो केमिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया आई। अच्छा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके ही जा रही होंगी? अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी नर्व इंपल्स लेके लौट के आ रही है और कौन सी नर्व इंपल्स लेके जा रही है। हाँ भाई, तो मैं बताऊं टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। Nerve cells are the three type. Nerve cells are of three types on the basis of direction of conduction of nerve impulse. कौन सी नर्व इम्पल्स किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, किसको भैया, किसको लेके जा रही है? हाँ भाई, किसको लेके जा रही है? जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव की है, उस इन्फॉर्मेशन कहां से कहां लेके जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन कहां से कहां लेके जा रही है, इसके बिहाफ पे हमने किसको, नर्व सेल्स को डिफरेंशिएट किया था। किसके बेस पे भाई साहब? हमने नर्व इम्पल्स को डिफरेंशिएट किया है कि अपने डायरेक्शन लेके जा रही है। हाँ, किधर लेके जा रही है, किसको? अरे भाई, इंफॉर्मेशन को। किसको लेके जा रही है? इंफॉर्मेशन को। जो भी इंफॉर्मेशन कहां से, जो बाहर से रिसीव की है, आउटर कोई भी चीज, यानी बाहरी कोई भी चीज जो आके हमको परेशान करे, इरिटेट करे, उसको कहते हैं स्टिमुलस। हमारे लिए वही इंफॉर्मेशन है। उसको रिसीव करके, जैसे कि किसी ने बहुत तेज आपको चाटा मारा गाल पे, किसी ने आपको बहुत तेज गाल पे चाटा मारा, यहाँ पे पेन हुआ, यहाँ का पेन किसको कैसे पता चला, ब्रेन तक कैसे पहुंचा? जो बाहर का चाटा था वही तो हमारे लिए स्टिमुलाई था भाई। स्टिमुलाई अब कहाँ जा रहा है? ब्रेन तक जा रहा है, हमारे ब्रेन तक। अब ब्रेन तक जो काम पहुंचाने का काम कर रहा है वो न्यूरॉन है, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को क्या कहते हैं हम? नर्व कहते हैं। अच्छा, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेन से लेके आ रहे होते हैं। एज सिंपल एज पॉसिबल। भाई साहब, आपके समझ में आई? एक तो नर्व, नर्व मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को कहां पे लेके जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है ब्रेन तक। और एक और जो ब्रेन से लेके आ रहा है, उसी के बिहाफ पे अलग अलग तरह के नाम दे दिए हैं भाई साहब। हाँ, पहला कौन सा भाई साहब? सेंसरी या फिर अफरेंट नर्व। सेंसरी या फिर अफरेंट नर्व। सेंसरी नर्व कौन सी नर्व है? जो कंडक्ट करती है किसको? नर्व इंपल्स को। नर्व इंपल्स मतलब इंफॉर्मेशन को। किसको भाई साहब? इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करती है नर्व इंपल्स को फ्रॉम ऑर्गन टू द सीएनएस। मतलब मेरे हाथ पे किसी ने कांटा चुभाया, यहां से लेकर जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगी सीएनएस मतलब ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो बच्चों ने नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके देख लें, वहां से बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। सीएनएस में कौन कौन आता है? सीएनएस में आता है भैया, एक तो आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व, जो नर्व कहां से, जो नर्व, नर्व इंपल्स को ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब? सेंसरी नर्व या फिर ए फ्रंट नर्व। ए याद रखना भाई साहब, ये बहुत इंपोर्टेंट ए है, मतलब पहले काम ये करती है। ए फ्रंट मतलब जो लेके जा रही है उसे कहते हैं ए फ्रंट। दूसरा तरह का भाई साहब मोटर और ई फ्रंट नर्व। ई फ्रंट मतलब जो लेके आ रही है, मोटर मतलब अब जो लेके आएगी, ये कंडक्ट करती है नर्व को, ये कंडक्ट करती है नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द ऑर्गन, सीएनएस से ऑर्गन तक। बात समझ में आई या नहीं आई? सेंसरी जो सेंस कर रही हो, जो नर्व कहां से कहां तक, जो नर्व हमारे ऑर्गन से और सीएनएस तक पहुंचा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व या फिर ए फ्रंट नर्व, ए फ्रंट नर्व। अब यहां तक इंफॉर्मेशन हो गई, ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है कि मैं इसका इफेक्टर अब क्या दूं, मैं इसकी रिएक्शन अब क्या दूं। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, अब मैं इसका क्या रिएक्शन दूं? तो उस रिएक्शन को लेके जो आ रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ई फ्रंट नर्व या फिर मोटर नर्व। क्या कहते हैं भाई साहब? मोटर नर्व कहते हैं। इसके अलावा एक और थर्ड टाइप की नर्व होती है मिक्स नर्व। कौन सी नर्व? मिक्स नर्व, जो कि दोनों तरह के नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है। क्या करती है? दोनों तरह के नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है। कंडक्ट नर्व इंपल्स बोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सीएनएस। नर्व इंपल्स की तरफ और नर्व इंपल्स सीएनएस की तरफ और सीएनएस से, जो दोनों तरफ नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती हो, नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करती हो, ऐसे तरह की नर्व को हम क्या कहते हैं भाई साहब? मिक्स नर्व कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में एक बार फिर आपसे बता दूं, कोई भी बाहरी इंफॉर्मेशन या हमको कोई भी स्टिमुलाई आ रहा हो, उस स्टिमुलाई को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं नर्व। कौन काम करती है? नर्व। अब जो ब्रेन तक नर्व
उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रही है, उस नर्व इंपल्स को पहुंचा रही है, उसको कहते हैं हम सेंसरी या फिर अफरेंट नर्व। जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड ने प्रोसेस की, हमारे ब्रेन ने प्रोसेस की, हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेस की, उसको इंफॉर्मेशन को और उस ऑर्गन तक लाना, वापस लाने का काम करती है मोटर या फिर इफरेंट नर्व। इसके अलावा एक तरह की नर्व हमारी बॉडी में और प्रेजेंट होती है, उनको कहते हैं मिक्स्ड नर्व, जो कि दोनों तरह का काम करती हैं। एक एक के लिए स्पेसिफाई नहीं है, एक तो लेके आने का काम करती हैं और लेके जाने का भी काम करती हैं। कहां से कहां तक? सीएनएस की तरफ और सीएनएस से। सीएनएस की तरफ मतलब टुवार्ड्स द सीएनएस, और सीएनएस से मतलब अवे फ्रॉम द सीएनएस। इतने तरह की नर्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। चलिए अब आगे, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, भाई साहब। अब दो तरह के हमारी बॉडी में एक्शन भी होते हैं। हमारी बॉडी दो तरह के एक्शन भी करती है, एक करती है वॉलेंट्री एक्शन और एक करती है इनवॉलेंट्री एक्शन। मैं जानता हूं ये क्लास 9th का टॉपिक, और आप बहुत अच्छी तरह पढ़े होंगे आप सभी बच्चों ने। जो वॉलेंटरी एक्शन मतलब होता है जो एक्शन, द एक्शन विच आर इन कंट्रोल आवर विल, जो हमारी मन की मर्जी में, हाँ भाई साहब, मन की मर्जी में, जो हमारे मन की मर्जी में जितने भी एक्शन होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं वॉलेंटरी एक्शन। जितने भी एक्शन हम अपनी मन की मर्जी से कर सकते हैं, जो हमारे मन के द्वारा, हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं हम? वॉलेंटरी एक्शन। These actions need thinking and are performed knowingly. हम जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के कर सकते हैं। जितने भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं सोच समझ के, आगे चलना है, पीछे हटना है, हाथ हिलाना है, हाँ भाई साहब हाथ हिलाना है, नोइंग, जितने हम जानबूझकर सभी काम करते हैं वो सभी कौन से एक्शन होते हैं? वॉलेंटरी एक्शन। जैसे कि आपके घर पे पिटाई होती है जानबूझकर, बिना जानबूझकर? पिटाई नहीं होती भाई साहब की जानबूझकर। या जो भी हम काम पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, सभी हम क्या अपनी मर्जी से करते हैं भाई साहब? सर हम तो अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करते। पढ़ना लिखना कौन अपनी मर्जी से करता है? हाँ हाँ भाई, समझ पा रहा हूँ मैं। अगला भाई साहब, ये दुख सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, अब आप भी कर लो, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे भाई साहब। अगला एक्शन कौन सा है? इनवॉलेंटरी एक्शन। These are not control the will of an individual. यह किसी पर्सन की मर्जी से कंट्रोल नहीं होता। कौन कौन से एक्शन? जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का, दिल का धड़कना, क्या अपनी मर्जी से आप कंट्रोल कर सकते हो? हाँ सर, मैं अपने दिल की गति को रोक सकता हूं। जैसे कि लगातार सांस को ऊपर नीचे, ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल करना, सर अपनी मर्जी से करते हैं? भाई साहब अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं रोक सकते, कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर समय तक आप नहीं कर सकते। ब्लिंकिंग ऑफ, हाँ भाई, आईलेड, पलक का ऊपर नीचे होना अपनी मर्जी से होता है। तो ये सभी एक्शन कौन से एक्शन है? जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर, और कितने एग्जांपल्स दूं मैं आपको? ये कौन सा है भाई साहब? इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर आते हैं। जितने भी एक्शन अपनी मर्जी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो सभी होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। एक बार इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। दीज आर नॉट कंट्रोल of the will of an individual and are automatically response to an stimulus. जो भी बाहर से कोई भी स्टिमुलस, बाहर से कोई भी स्टिमुलस आता है, उसके लिए ऑटोमेटिक जो भी रिएक्शन होते हैं हमारी बिना मर्जी के, अपने आप खुद ही, आपकी सडनली आप अंधेरे में गए और आपने किसी को, सडनली आप अंधेरे में गए और किसी ने आपको डरा दिया हूँ, तो आप डर जाते हो और अपने आप अपने हाथ पर हिला देते हो। तो ये क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं। ये क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं। तो हमारी मर्जी से आपने नहीं किया, जो भी किया एकदम आंख बंद करके, आपने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये सब इनवॉलेंटरी एक्शंस में आते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस में। हाँ जी भाई, जैसे कि टचिंग ऑफ हॉट प्लेट नोइंगली, अननोइंगली, आपने जाते जाते, रास्ते में जाते जाते एक किसी गरम किस पे, बर्तन पे हाथ रख दिया, तो आपका हाथ जला और आपने हाथ तुरंत पीछे किया, तो आपको थोड़ा ना पता था वो गरम था, लेकिन आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे आया। तो इसे कहते हैं क्या? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाई साहब इनवॉलेंटरी एक्शन। एक अगली चीज आती है हमारे लिए भाई साहब, रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा भाई साहब? रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज द इंटरमीडिएट और इंस्टेंट इनवॉलेंटरी एंड अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस एक्सेप्ट द ब्रेन, एक्सेप्ट द सेरेब्रम, मेनली बाय द स्पाइनल कॉर्ड। हाँ भाई, रिफ्लेक्स appeared in animal world to relieve the brain from some of its responsibilities. इसका मतलब सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्टिमुलाई आ रहा है
जो कि आपने ना सोची थी ना समझी थी। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई, सडनली आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते 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 आप किसी दोस्त से बात करते जा रहे हैं, किसी दोस्त से बात करते हुए रास्ते में जा रहे हैं, भेलपूरी खाते हुए, लेकिन सडनली आपके पैर में बहुत तेज आपके पैर के नीचे कांटा आ गया। आप जैसे ही कांटा चबा तो आपने तुरंत पैर ऊपर किया। आपने तुरंत यदि अपना पैर ऊपर किया तो आपको किसने बताया कि आपको पैर ऊपर करना है, और आपने हाथ से वो कांटा निकाला, तो ये पेन जो हुआ, ये पेन कहां तक, आपके ब्रेन तक पहुंचा होगा क्या? भाई साहब ब्रेन और पैर तो बहुत दूरी हो जाती, हो सकता है पैर के नीचे कुछ और आ जाए अपने जो ज्यादा हार्म कर सकता हो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब भी आज चाय बन रही थी, आपके घर में चाय बनती तो बहुत है, जैसे ही आप गए चाय को गैस बंद करने, तो आपने जाते ही क्या कर लिया, उस हॉट बटन को टच कर लिया। तो हॉट बटन टच करते ही आपने जस्ट विद इन सेकंड अपने हाथ को बैक कर लिया। विद इन सेकंड बैक कर लिया मतलब जल्दी से जल्दी वापस कर लिया, ताकि आपके हाथ को ज्यादा हार्म ना हो। तो आपको ये कौन बता रहा है कि आपको हाथ पीछे करना है, विद इन सेकंड भी करना है? इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो आपके इस मैसेज को जल्दी से जल्दी पहुंचा रही है। तो इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। आपको झट से हाथ को पीछे करना, आपको कांटा चुभते ही अपने पैर को ऊपर करना, अंधेरे में आपको आके कोई डरा रहा है और आपने तुरंत आंख बंद करके पीछे आ जाना, ये क्या है? ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन है। और इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है, जो नर्व इंपल्स अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही है, वो कहां तक, ब्रेन तक नहीं करती, ये प्रोसेसिंग ब्रेन तक नहीं होती, सेरेब्रम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जितने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनमें सेरेब्रम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। इनकी प्रोसेसिंग कौन करता है? इनकी प्रोसेसिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहां पे होती है भाई साहब? स्पाइनल कॉर्ड के पास, ताकि जल्दी से जल्दी उसके लिए एक मैसेज पहुंच सके और जो हमारी बॉडी को हार्म हो रहा है उससे हम आराम से बच सके। बात समझे या नहीं समझे? हाँ साहब। और रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया तो अगला है भाई साहब हमारा रिफ्लेक्स आर्क। क्या है? रिफ्लेक्स आर्क रिप्रेजेंट द पाथ थ्रू विच द नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स। जब भी आपके कांटा चुभा था, या आपको आगे किसी ने डराया था, या फिर आपने गर्म ऑब्जेक्ट टच किया था, तो आपकी बॉडी के जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने इंफॉर्मेशन मतलब स्टिमुलाई को ट्रांसफर किया था, या फिर इंपल्स को कंडक्ट किया था। कहां से कहां तक? हॉट ऑब्जेक्ट मतलब हाथ से लेकर और ब्रेन तक, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। भाई वो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन था। इसका मतलब सर वो सेरेब्रम तक तो नहीं जाने वाला, ये तो पक्का है। चलो मैं मानता हूं ये वही हॉट ऑब्जेक्ट है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार गौर से देखो, ये वही रिफ्लेक्स, ये क्या है? हाँ भाई साहब, ये वही क्या है? ये वही हॉट ऑब्जेक्ट है जो कि आपको, हाँ भाई साहब, ये वही वो है हॉट ऑब्जेक्ट जो आपने हाथ से टच कर लिया है। जैसे ही आपने हाथ से टच किया तो यहाँ पे कोई ना कोई, कौन स्टिमुलाई रिसीव किया, तो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगी तो उनके पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी? हाँ भैया बिल्कुल करेंगी। सो सर कौन सा न्यूरॉन लेके जा रहा होगा हमारे सीएनएस तक? वो कौन सा न्यूरॉन होगा सर? वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। जस्ट अभी आपने बताया था ना, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होते हैं? जो कि इम्पल्स को एक ऑर्गन से और सीएनएस तक लेके जाते हैं। कहां तक लेके जाते हैं सर? सीएनएस तक लेके जाते हैं। तो वही सेंसरी न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करते करते क्या सर ये ब्रेन तक जाएगी? ना 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 भाई, तब तक तो हाथ बहुत जल जाएगा, तब तक तो हाथ हो सकता है बहुत जल जाए। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोसेसिंग हो जाएगी सर? ये सर सीएनएस मतलब ये हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड पे। सीएनएस के अंदर ब्रेन भी आता है लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड तक ही, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। सभी रिफ्लेक्स आर्क्स में या सभी रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है भैया? इनमें इन्वॉल्व होती है स्पाइनल कॉर्ड। जितनी जल्दी से जल्दी इसकी रिएक्शन आ सके और इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब सेंसरी न्यूरॉन से आपने यहाँ पर ये गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड का उन्होंने कहा, क्या कहा कि जल्दी जल्दी अपने हाथ को क्या कर लो, बैक कर लो वरना और जल जाएगा। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है, तो इसने अपना हाथ तुरंत बैक कर लेगा। ये बात समझे या नहीं समझे? इसे अपनी कहाँ पे लेके जाएगा? आर्म पे लेके जाएगा। आर्म से क्या तुरंत अपने आप को बैक कर लेगी। बात समझे या नहीं समझे? तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क मतलब ये रिप्रेजेंट करता है जो भी पाथ थ्रू विच द नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स के दौरान, इफ रिफ्लेक्स मतलब इन्होंने हाथ जैसे अपना बैक किया, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जितने रिफ्लेक्स उन्होंने अपना हाथ बैक किया, तो इन्होंने एक सबसे पहले मोटर न्यूरॉन होगा, सॉरी इस सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन होगा।
सेंसरी न्यूरॉन ने अपनी प्रोसेसिंग करते करते इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी होगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास दी होगी। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या कहा होगा, इफेक्टर सेल्स को कहा होगा कि अपना हाथ तुरंत बैक कर लो। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, ये इन्फॉर्मेशन होगी मोटर न्यूरॉन के पास, जो कि निकल रहा होगा कहाँ से, सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से। यहाँ पे मेनली कौन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे ये क्या करती है भैया, ये यहाँ पे लेके आती है मोटर न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन लेके आता है। मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं कहाँ पे ट्रांसफर करता है, हाथ की मसल्स के पास। ये होती है इफेक्टर सेल, जो कि हाथ को क्या करेंगे, तुरंत अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, अपने हाथ को रिट्रेस कर लेंगी, उसी पाथ में तुरंत वापस कर लेंगी। तो ये जितने भी पाथ फॉलो किया है हमारे न्यूरॉन्स ने, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये रिप्रेजेंट करता है पाथ थ्रू विच नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स। इस पूरे रिफ्लेक्स के दौरान जो भी नर्व इंपल्स ने पाथ कंडक्ट किया है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हाँ भाई, इसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, इसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, पहले नंबर पे आते हैं रिसेप्टर्स। पहले नंबर पे कौन आता है, रिसेप्टर्स आते हैं भैया। पहले नंबर पे कौन आता है, हाँ पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स पहले नंबर पे आ गए साहब रिसेप्टर्स। दूसरे पे सेंसरी या फिर अफरेंट, अफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी या फिर अफरेंट न्यूरॉन भी आगे। लो भैया, ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ये कौन हुआ, ये या तो सेंसरी या फिर अफरेंट न्यूरॉन होगा। उसके बाद सीएनएस में कौन सा पार्ट होगा, ये कहां पे ट्रांसफर करेगा, ये सीएनएस तक ट्रांसफर करेगा। सीएनएस में मेनली कौन सा पार्ट होगा भैया, ब्रेन तक जाते जाते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो हाथ बहुत जल जाएगा। तो कहां पे सीएनएस का दूसरा पार्ट सर, स्पाइनल कॉर्ड भी है, जो कि कहां बैक में होके पास कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड के पास भी तो पावर है इसको प्रोसेस करने की, हाँ तो है। तो कहां पे कर लो भैया, ये यहाँ पे हम ले आए इसको, ये कहां पे आ गया। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, जो हमारा हाथ जल रहा था, वो सीएनएस तक आ गया। सीएनएस का कौन सा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट आ गया। लो भैया, स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट आ गया। इसके बाद यहाँ पे इसके बीच में एक, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में रिले न्यूरॉन्स भी होते हैं। देखो ये लिख भी रहा है, ये रिले न्यूरॉन्स भी होते हैं। रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को लेके गेन करते हैं और यहाँ पे आके ट्रांसफर करते हैं मोटर न्यूरॉन के पास। इनका काम बस इतना होता है। इसके बाद इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई हाथ जल रहा है, तो ये अब तुरंत अपने यहाँ पे क्या करेगी, प्रोसेस करेगी कि भाई हाथ को वापस करा दो वरना और डैमेज हो सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके कौन आएगा भैया, इस इंफॉर्मेशन को लेके आएगा मोटर न्यूरॉन। लो भैया, यहाँ से मोटर न्यूरॉन चलना शुरू हो गया। ये जो मोटर न्यूरॉन आ रहा है, ये जो लिख भी रहा है मोटर न्यूरॉन, यहाँ से कौन लेके चला आ रहा है इन्फॉर्मेशन को, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ तक लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा भैया, कहाँ तक मोटर न्यूरॉन लेके आएगा, इफेक्टर सेल्स तक। इफेक्टर सेल्स मतलब हाथ को, मतलब भैया हाथ को वापस करना है तो मतलब मसल्स तक लेके आएगा। मसल्स से तुरंत ये वापस हो जाएगा, हाथ तुरंत अपना क्या कर लेंगे, ये वापस कर लेंगे। हाँ, इफेक्टर सेल्स कुछ भी हो सकती है, आइदर मसल और ग्लैंड, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे अपने हाथ को वापस करना है तो मतलब मसल्स को मूव करना है। तो भैया देख लो, ये वाला पार्ट सबसे पहले मैंने आपको बता दूंगा आपको। हाँ, पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे आएगा भैया रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स आर के अंदर कौन कौन आना चाहिए, रिफ्लेक्स आर के अंदर भैया आना चाहिए, रिसेप्टर्स आने चाहिए। दूसरी बात सेंसरी, या रिसेप्टर्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन आगे लेके कैरी करेगा सीएनएस तक, वो होता है सेंसरी या फिर अफरेंट न्यूरॉन। अब सीएनएस होना चाहिए। सीएनएस का कौन सा पार्ट, सीएनएस का कौन सा पार्ट, सीएनएस का वो वाला पार्ट जो जल्दी से जल्दी पास से पास आ जाए ताकि हाथ और डैमेज ना हो। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास चला जाएगा सीएनएस। उसके बाद रिले न्यूरॉन उसको क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आगे ट्रांसफर कर देंगे मोटर और इफरेंट न्यूरॉन को। बात समझे या नहीं समझे, हाँ भैया। और फिर बाद में इफेक्टर सेल्स तक मोटर न्यूरॉन कहाँ पे आके ट्रांसफर कर देगा, इफेक्टर सेल्स तक। इफेक्टर सेल्स भी हो सकती हैं, मसल्स भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकते हैं। यहाँ पे हाथ जल रहा है मतलब अपने हाथ को मूव करना है, मतलब मूवमेंट होना है, तो मतलब मसल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे इफेक्टर सेल्स कौन है, यहाँ पे मसल्स होंगी, तो तुरंत अपने हाथ को ये वापस कर लेगा। बस रिफ्लेक्स आर्क इतना ही तो बहुत छोटा सा है। जो भी पाथ फॉलो कर रहा है हमारे नर्व इंपल्स एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उसमें एक रिसेप्टर्स का, एक सेंसरी का, एक सीएनएस का और एक मोटर न्यूरॉन का और इफेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, बस ये बेसिक था, जो जिस बच्चे के समझ में आया था बहुत अच्छी बात, वरना इसको एक बार फिर से देख लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये यहाँ तक इस चैप्टर का बहुत बेसिक है, अगर ये आपकी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई साहब, मैं आगे आपको बताता हूं आगे क्या होगा। हाँ भैया, अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। आगे आता है अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आता है, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे अब जो प्रोसेसिंग होती है, कहाँ पे कौन सी पार्ट की प्रोसेसिंग होती है। हाँ भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कौन सा भाई साहब, ह्यूमन नर्वस सिस्टम।
ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, सीएनएस और पीएनएस, मैंने आपको बताया था भाई साहब। हाँ, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या भैया, क्या होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ बोथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी भैया, क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं एक स्केलेटन के द्वारा। जैसे कि ब्रेन किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का क्या नाम है भैया? क्रेनियम। क्या नाम है भाई साहब? क्रेनियम। आपने देखा होगा बाबू भाई कहते हैं ना, खोपड़ी तोड़, आगे नहीं बोलना, खोपड़ी तोड़, बस इतना ही रहने देना है। तो भाई खोपड़ी कैसे कब टूटेगी? तब क्या, पहले क्या टूटेगा? पहले क्या टूटेगा? सो भैया पहले टूटेगा क्रेनियम। क्या टूटेगा भाई साहब? पहले टूटेगा क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? इसको बोलते हैं हम ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? अरे भाई खोपड़ी, खोपड़ी रखी है ना भाई साहब। हाँ, क्या रखा है इसके अंदर? इसके अंदर रखा है आपकी खोपड़ी, ब्रेन रखा है। तो मतलब ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो वहीं स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है भैया? भैया स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से अराइज होगी आगे जाके, तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है भैया? इसको प्रोटेक्ट करेगा कौन? वर्टिब्रल कॉलम्स। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाना ब्रेन। क्या पढ़ाऊंगा भाई साहब आपको? ब्रेन। ब्रेन क्या है? इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट करने वाला अगर कोई सेंटर है तो वो है ब्रेन। जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होंगी, जितनी भी हमारी बॉडी में, बॉडीज में कितनी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म्ड होंगी, उनको कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है भाई साहब? ब्रेन करता है। तो इसीलिए कहते हैं हम क्या? इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी एंड इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। और हमारे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। तो भाई साहब पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, और लास्ट एंड थर्ड पार्ट है भाई साहब हाइंड ब्रेन। हाँ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी भाई साहब? अरे बताओ भाई कौन कौन सी? अरे भाई सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ भैया, ब्रेन को कौन कवर करता है? भाई ब्रेन को कौन कवर करता है? ब्रेन को कवर करता है एक कवर, उसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। हाँ भैया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स जैसे कहते हैं क्रेनियम, जिसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट करता है भैया? स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं आपको बताऊंगा भाई साहब, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको ब्रेन के साथ। किसके साथ स्टार्ट कर रहा हूं भाई साहब? ब्रेन के साथ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं ब्रेन के साथ। तो भैया ब्रेन, इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। हमारी बॉडी में जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है, कब हाथ हिलाना है, कब पैर हिलाना है, कब हमको पीछे होना है, कब हमको आगे जाना है, हमको कब काम कौन सा करना है, तो हम दिमाग में सोचते हैं ना, ब्रेन में सोचते हैं ना। तो हाईली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमारी बॉडी में कौन है? ब्रेन। हाँ, अब हमारा ब्रेन जो है तो एक ब्रेन, लेकिन इसको 3 अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ब्रेन का आधा पार्ट है। सेम ऐसा डिक्टो इसके पार्ट सामने लगा रहता है, सेम टू सेम। एक ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं, उनको कहते हैं हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इनको क्या कहते हैं भैया? हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इनको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। हाँ, ये 2 होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, 2 ये अलग अलग तो पार्ट हैं। ये जो मैंने आपको काट के ऐसा करके, ये ब्रेन होता है, इसको ऐसे काट के मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप आसानी से आप समझ सको ये कौन सा पार्ट है ना भाई। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये होता है कौन सा भाई साहब? फोर ब्रेन का पार्ट। ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ये लास्ट हाइंड ब्रेन आपको दिख रहा होगा, है ना भाई साहब? ये होता है आपका, ये ब्लैक कलर आपको नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। इनको कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब भैया 2 हेमिस्फीयर क्या अलग अलग रहते हैं हेमिस्फीयर? सर हेमिस्फीयर जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो रहते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे ब्रेन में, ये 2 हेमिस्फीयर अलग अलग होते हैं। इन दोनों को जोड़ के रखता है बीच वाली लाइन जो होती है, वो होती है बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं।
हाँ भाई साहब, अब हमारा जो ब्रेन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपने सहूलियत, अपने पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं ब्रेन डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है, हमने अपने पढ़ने के लिए हमें ट्रांसफर को डिवाइड किया है। उसका पहला नाम है भाई साहब फोर ब्रेन। क्या नाम है? फोर ब्रेन। क्या नाम है? फोर ब्रेन। दूसरा नाम है मिड ब्रेन, और लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। इसको हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन बोलते हैं, है ना। आप कुछ ही बोल लो, कोई आपको मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये चीजें याद है होनी चाहिए। आपके काम की बहुत चीजें। एक ब्रेन के 3 पार्ट। कौन सा? फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन, लास्ट में जो पार्ट है उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे काट के दिखा रहा हूं, तो आगे वाला पार्ट कौन सा है? आगे वाला पार्ट है भैया ऊपर वाला फोर ब्रेन, ये बीच वाला है मिड ब्रेन, ये लास्ट में जो आपको ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये होता है हाइंड ब्रेन। ये वाला बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और इससे ऊपर वाला पूरा पार्ट होता है, ये होता है क्या भैया? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है हमारा फोर ब्रेन, है ना भाई साहब। हाँ, अब सर फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन आते हैं? सर फोर ब्रेन के अंदर आते हैं ओल फैक्ट्री लोब। कौन से लोब? ओल फैक्ट्री लोब। दूसरा कौन आता है? सेरेब्रम। भाई साहब ये बस पूरा का पूरा ब्रेन यही है सेरेब्रम। आप मान लो जितनी भी हमारे अंदर प्रोसेसिंग हो रही है सेरेब्रम के अंदर हो रही है। फोर ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाना, फोर ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट में पाए जाने वाला कौन सा ब्रेन का पार्ट है? वो है सेरेब्रम है। लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? डायंसीफेलॉन। कौन सा पार्ट है? डायंसीफेलॉन। ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। और सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फोर ब्रेन पढ़ाना। तो फोर ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। फोर ब्रेन के 3 पार्ट, पहला है ऑल फैक्ट्री लोब, दूसरा सेरेब्रम, और तीसरा है भाई साहब डायंसीफेलॉन। इस सेरेब्रम को मैंने बीच से काट दिया, तो मैंने आपको बताया इनको कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं भाई साहब? इनको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हाँ, मिड ब्रेन के ज्यादा पार्ट आपकी यहाँ पे नहीं है, आपकी क्लास में नहीं बताए गए मिड ब्रेन के ज्यादा पार्ट, लेकिन पार्ट होते हैं। जब भी आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, लेकिन क्लास 10 तक तो आपको चिल रहना है एकदम। बस मिड ब्रेन याद कर लो और आपका सिलेबस हो गया। हाँ भाई, लास्ट कौन सा पार्ट है हमारा ब्रेन का? वो है सर हाइंड ब्रेन। कौन सा है सर? हाइंड ब्रेन पार्ट है। अच्छा भैया, सर हाइंड ब्रेन में भाई बहुत ध्यान से पढ़ने का है। PONS, पॉन्स है, इसे पॉन्स कहते हैं, है ना भाई साहब। PONS, पॉन्स बोलते हैं इसे, कोई भी गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। हाँ भाई, दूसरा कौन सा पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का? ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा दूसरा पार्ट कौन सा है? मेडुला ओब्लोंगेटा। सर हमको तो पहला वाला बहुत अच्छा लग रहा है, PONS, पॉन्स बोलते हैं उसे। हाँ भाई, PONS पॉन्स। दूसरा वाला है मेडुला ओब्लोंगेटा, और लास्ट एंड थर्ड ये है सेरेबेलम। सेरेब्रम अलग है भाई साहब। कहाँ गया सेरेब्रम? सेरेब्रम ये अलग है, और सेरेबेलम ये अलग है। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड द सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो डोंट टू बी कंफ्यूज्ड हियर। यस, यू मस्ट हैव टू वेरी फोकस एट दिस पॉइंट। कौन सा भाई साहब? ये है सेरेब्रम, एंड लास्ट है सेरेबेलम। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है, यहाँ बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज कर सकते हैं। बात आप समझे या नहीं समझे? मैं आशा कर दूंगा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं। ब्रेन, ब्रेन के 2 पार्ट भाई साहब, ब्रेन के 3 पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सर फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक ऑल फैक्ट्री लोब, एक सेरेब्रम, एक होता है लास्ट ट्रांसिफेलोन। यहाँ पे आके फोर ब्रेन खत्म हो जाता है। आपके स्टेटस पे या आपके इस 10th वाले स्टेटस पे मिड ब्रेन को केवल मिड ब्रेन ही बोला गया है, और इसके फंक्शन 2-3 याद रख लेना, बाकी आपका काम यहीं तक हो जाएगा। हाँ भाई, लास्ट कौन सा है आपका? लास्ट है हाइंड ब्रेन। कौन सा भाई साहब? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के सर 3 पार्ट होते हैं, पहला PONS, पॉन्स जिसे बोलते हैं। हाँ भाई, दूसरा वाला कौन सा है? मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन सा? मेडुला ओब्लोंगेटा। लास्ट है सेरेबेलम। लास्ट कौन सा है? सेरेबेलम। चलो मैं आपको बताता हूं ये कौन सा क्या काम करता है और कौन कौन सा कितना काम करता है। हाँ भैया, स्टार्ट करता हूं आपको फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन ये कर रहा है सेरेब्रम, मुझे नहीं लगता शायद और कोई सा भी पार्ट ब्रेन का करता होगा। सेरेब्रम, एक तो फोर ब्रेन में सबसे ज्यादा पार्ट सेरेब्रम ने घेर के रखा है, उसके अलावा ये फंक्शंस भी बहुत करता है। हमारी बॉडी में ज्यादातर मेजर मेजर फंक्शन सेरेब्रम ही करता है। मुझे इसके पार्ट, इनके फंक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं भाई। चलो पढ़ते हैं कितने अच्छे फंक्शंस हैं इसके। हाँ, जैसे कि सबसे पहले कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। जितनी भी हम अपनी मर्जी से, जितनी हम अपने मन से जितनी भी एक्टिविटी कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, उनको सभी को कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल करता है सर सेरेब्रम। कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। एक बार फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे,
कंट्रोलिंग ऑफ ऑल वॉलेंटरी एक्टिविटीज, जितनी भी वॉलेंटरी एक्टिविटीज आप कर सकते हो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उनको सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है भैया? सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। लो कहते थे साहब वॉलेंटरी एक्टिविटी को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं 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 भाई साहब, कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। अच्छा हाँ, डिटेक्शन सेकंड है इसका जो फंक्शन है, डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस, जैसे कि टच, स्मेल, विजन। सर किसी ने मुझे टच किया था और मेरी बॉडी पे गूज बम्स आ गए, ये किसने डिटेक्ट किया था कि वो टच कर रहा है? वो वही टच कर रहा है। हाँ भाई, इसने किया था सेरेब्रम ने टच। हाँ भाई, सेरेब्रम ने डिटेक्ट किया था कि सेम वही वाला टच है जो पुराने वाला टच था। बात समझे या नहीं समझे? हाँ भाई, ये तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ये कौन पहचान रहा है भाई? सेरेब्रम पहचान रहा है, उसी स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहा है। कहते थे ना भाई साहब, तू धरती पे जाए जहां भी रहेगी और मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये कौन पहचान रहा है भाई साहब? सेरेब्रम पहचान रहा है। सेरेब्रम के पास ही तो पहले सेव थी वो स्मेल या फ्रेग्रेंस। हाँ भाई, कुछ भी बोल रहे हो, है ना, स्मेल फ्रेग्रेंस अलग अलग होती है, लेकिन आपके लेवल पे एक बात होती है, जैसे खुशबू या बदबू बोलते हैं। लेकिन स्मेल को कौन डिटेक्ट करता है कि सेम वही वाली खुशबू या बदबू आ रही है जो पहले आ रही थी? इसको डिटेक्ट करता है सेरेब्रम। ये होता है विजन। अब हमें देखने का तरीका होता है ना भाई साहब? हाँ, तो ये वही देखने का तरीका है। इसे कौन डिटेक्ट करता है? इसे डिटेक्ट करता है हमारा सेरेब्रम। ये कौन सा केमिकल है? हाँ, हमारी बॉडी टेम्परेचर ठंड लग रही है, हमको गर्मी लग रही है, ये कौन डिटेक्ट करता है? हमारे सेरेब्रम बताता है हमको कि अब हमको ठंड लग रही है। सेरेब्रम ही हमको बताएगा कि अब हमको क्या लग रहा है? सर गर्मी लग रहा है। ए जी, हमको गर्मी लग रहा है। ये कौन बताता है सर? ये सेरेब्रम बता रहा है हमारी बॉडी में। हाँ भाई, थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेंटर फॉर इंटेलिजेंस। हाँ भाई, इंटेलिजेंस, थॉट, मेमोरी एंड इमोशंस। मतलब सब की सब जो हमारे रोना धोना था सब उसको कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? इमोशंस, प्यार, गुस्सा, हाँ सैडनेस, और बहुत सारे इमोशंस, जो भी आप जितने इमोजी सेंड करते हो अपने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बयां करने के लिए, उनको कौन सेंड करवा रहा है भैया? सेरेब्रम सेंड करवा रहा है। कौन सेंड करवा रहा है आपसे? आप नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं तो गुस्सा हो गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आप पूछते हो कि नहीं मेरे उसने खाना खाया कि नहीं? हाँ भाई, कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? इसको कर रहा है सेरेब्रम, कंट्रोल कर रहा है। पूरे के पूरे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के? हमारी बॉडी के सभी पूरे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। हमारे मेमोरी, अरे भाई तू बहुत पहचाना पहचाना सा लग रहा है, अरे ये तो मेरे बड़े भैया हैं, अरे ये तो ताऊ जी आ रहे हैं सामने से। ऐसा हमारी कौन सेव कर रहा है? ये मेमोरी में कौन सेव है? ये सेरेब्रम में जाके सेव हो रहा है कि ये मेरे ताऊ जी हैं, ये चैप्टर तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अरे ये तो मुझे आता है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब कहाँ जाके सेव हो रहा है? ये सर सेरेब्रम में जाके सेव हो रहा है। मैंने बोला था ना, सबसे ज्यादा फंक्शंस किसके हैं हमारे यहाँ पे? सेरेब्रम के ही हैं। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने फट से जवाब दे दिया, या किसी ने मुझे 4-5 लाइन पढ़ने को दी, मैंने झट से याद कर ली। ये डिपेंड करता है कि आपका सेरेब्रम कितना एक्टिवली काम कर रहा है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। क्या भाई साहब? मेन सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने फट से जवाब दे दिया, और एक बच्चा सोचने में लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेरेब्रम एक्टिवनेस की कमी है। तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी किसको कहा है भाई साहब? सेरेब्रम को कहा है। हाँ, जितने मन में हमारे थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हो, चाहे उसके लिए थॉट्स हो, चाहे हमारे लिए थॉट्स हो, जितने भी थॉट्स हमारे माइंड में बन रहे हैं, वो किस पे कौन बना रहा है? वो भैया सेरेब्रम बना रहा है। कौन बना रहा है भाई? वो सेरेब्रम बना रहा है। ठीक है भाई? हाँ, आगे हम पढ़ते हैं इसके और फंक्शंस। टू परफॉर्म द above एक्टिविटीज, द सेरेब्रम ऑफ मेन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज लाइक मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया। ये शायद आपके आउट ऑफ सिलेबस की बात है, मुझे नहीं लग रहा कि आपके सिलेबस में होगा भी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे सेरेब्रम में भी, ओहो सेरेब्रम की यहाँ तस्वीर भी लगी है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। सेरेब्रम की तस्वीर आपको समझा देता हूँ भाई साहब, मैं एक बार, छोड़ो ये बड़ी नहीं होगी, एक बार यहीं से समझ में कोशिश करो। ये दोनों पार्ट है ना, ये इस पूरे पार्ट को बोला गया है भाई साहब सेरेब्रम। क्या बोला गया है? सेरेब्रम। सेरेब्रम के आपको दो हेमिस्फीयर दिख रहे होंगे, एक नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये है। देखे कि नहीं देखे भाई? हाँ हाँ, इनको जोड़ के रखता है, उसका नाम है कैरपस कैलोसम। इन दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के कौन रखता है? इसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्पस कैलोसम। हाँ भाई, समझे कि नहीं समझे? इनमें सेरेब्रम में भी अलग अलग एरियाज बने रहते हैं,
बहुत अलग अलग एरियाज बने हुए हैं, ये इसके एरियाज डिवाइडेड है, जो कि थॉट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई भूख प्यास के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उनके एरियाज के अलग अलग नाम दिए हैं। वर्निक्स एरिया, ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑल फैक्ट्री फॉर द स्मेल। मैंने बोला था ना सेरेब्रम के अंदर स्मेल डिटेक्शन होती है, स्मेल को भी डिटेक्शन करने के लिए कौन सा लोब काम करता है सर? ऑल फैक्ट्री एरिया काम करता है। हमारे सेरेब्रम में स्मेल डिटेक्ट होती है ना, तो उसके लिए कौन सा एरिया डिवाइडेड है सर? ऑल फैक्ट्री। हमको कोई आवाज दे रहा है, एजी तुमको कोई, हाँ 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 बोल दो भाई, एजी तुमको कोई गाली दे रहा है, ये किसने सुन के बताया भाई साहब? ये ऑडिटरी एरिया के पास गया था, और ऑडिटरी एरिया कहाँ था? सेरेब्रम के पास प्रोसेसिंग हुआ कि ये तो क्या है भैया, ये तो गाली है, तभी तो उसने बोला था एजी तुमको कोई गाली दे रहा है। तो ऑडिटरी एरिया के पास गया था कि नहीं गया था? हाँ भाई। जो भी हम देख रहे हैं विजन, विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम ही तो रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारे आंखें, जो भी हमारी आंखें देख रही हैं, सिग्नल कहां तक भेजती हैं? सेरेब्रम में। सेरेब्रम में किस पार्ट में? विजुअल एरिया में भेजती हैं। क्या भेजती हैं? विजुअल एरिया में अपने सिग्नल्स को भेजती हैं। क्या हमको क्या दिख रहा है? हमको, मुझे स्क्रीन दिख रही है, मुझे बोर्ड दिख रहा है, कि मुझे वहां से ये दिख रहा है। हाँ भाई हाँ। अगला है एसोसिएशन एरिया, भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस के लिए डिपेंड करता है। एसोसिएशन एरिया जिसका इतना मजबूत होता है, वो उतना ही बच्चा इंटेलिजेंट होता है। एसोसिएशन एरिया उसके लिए रहते हैं, ठीक है ना। सेरेब्रम, सेरेब्रम इतने सारे काम करता है, उस काम को करने के लिए भी अलग अलग क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? अलग अलग एरियाज प्रेजेंट हैं। पर्टिकुलर उस एरिया को उसका नाम दे दिया है। ऑल फैक्ट्री एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल, ऑडिटरी एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, विजुअल एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ये सब अलग अलग एरिया हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, ये अलग अलग वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, सब एरियाज अलग अलग डिवाइडेड है। बस सेरेब्रम का इतना ही काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं चाहता हूं आप इनके सभी फंक्शंस याद रखें। ज्यादातर ऐसे फंक्शंस पे ही क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सिलेबस में। स्टार्ट करते हैं भाई। अगला कौन है? थर्ड पार्ट है भाई इसका, डायेंसिफेलॉन। उसके फंक्शंस क्या हैं? ये सीक्रेट करता है मेलाटोनिन। क्या है भाई ये? मेलाटोनिन। मैं आशा करता हूं आप लोग मेलाटोनिन का आपने नाम पहले सुना होगा। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट करता है कौन? डायेंसिफेलॉन। सर मेलाटोनिन तो हमने सुना ही नहीं। तो भाई मैं बता देता हूं, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। डायेंसिफेलॉन के पास क्या है? एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि एक हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन। जो हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन, तो ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के एक साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। हमको किस टाइम नींद आनी चाहिए, हमारी किस टाइम नींद खुलनी चाहिए, ये कौन रेस्पॉन्सिबल है सर? मेलाटोनिन रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल्स के अंदर आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना होता है हर महीने, उसको कौन बता रहा है सर? उसको मेलाटोनिन रेगुलेट कर रहा है सर। इसको कौन बना रहा है सर? इसको डायेंसिफेलॉन बना रहा है। हमारे बॉडी की साइकिल को बनाने के लिए एक हार्मोन होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन, है ना भाई साहब? हाँ। अगला है फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी होता है हमारी मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है भैया? ये है मास्टर ग्लैंड, जो कि जो मैं हूं ना मास्टर, तो वैसी ये मास्टर ग्लैंड है जो कि क्या करती है? जो कि भैया कंट्रोल करती है हमारे बॉडी के सभी। ये डायेंसिफेलॉन सेंटर फॉर स्लीप। मैंने बोला था ना, इसके बाद मेलाटोनिन है, कब सोना है, कब जगना है, कब भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, कब दर्द होना है, कब क्या होना है, कब प्लेजर आना है। हाँ भाई प्लेजर, प्लेजर को भी कंट्रोल कौन करता है? डायेंसिफेलॉन कंट्रोल करता है। हाँ भैया, और जितने भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? डायेंसिफेलॉन करता है। बस, इसके ज्यादा काम है नहीं डायेंसिफेलॉन के। इसको मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, ये फॉर्मेशन और कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके बाद इसके अलावा सेंटर है स्लीप का, एंगर का, हंगर का, पेन का, थर्स्ट का, प्लेजर का। इसके अलावा जितने भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, जितने भी फंक्शन हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो जानते होंगे ना भाई? अरे भाई पुरानी वीडियो देख लेना, नहीं पता तो, है ना। कंट्रोल करता है कितना भाई? कौन? डायेंसिफेलॉन कंट्रोल करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं हमारा सेकंड टाइप का ब्रेन कौन सा था भाई? मिड ब्रेन। कौन सा था? मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का काम ज्यादा तो है कुछ नहीं, वैसे है तो बहुत है, लेकिन आपके लेवल पर गिवन नहीं है आपके एनसीईआरटी में। आपके लेवल पर कितना, केवल इतना काम दिया है कि ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन, आप भी जानते होंगे भाई। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन, आप भी जानते होंगे भाई। वो वाला बीच वाला नहीं, 6 नंबर नहीं भाई, बीच वाला मतलब जो मिड में प्रेजेंट है। बात समझे या नहीं समझे? ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। ये इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक इन द रेस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। कोई हमको एकदम तेजी से आवाज दे रहा है, आपने तुरंत पीछे मुड़ के देखा,
हमारी बॉडी ज्यादातर मूवमेंट्स में हेल्प करता है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनमें हेल्प करता है कौन भाई साहब, हमारा मिड ब्रेन हेल्प करता है। बात समझ में आई है नहीं है? मिड ब्रेन का ज्यादा पार्ट आपके में नहीं गिवन है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगला हमारा पार्ट जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ रहा है वो है भाई साहब हाइंड ब्रेन। क्या है भाई साहब? हाइंड ब्रेन। कौन है? हाइंड ब्रेन हमारे किसका? अरे भाई ब्रेन का लास्ट और थर्ड पार्ट है भाई साहब हाइंड ब्रेन। हैंड का PONS भाई साहब पॉन्स बोलना है, बिल्कुल ही प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करनी। हाँ जानता हूं शरारती बच्चे हैं आप लोग। भाई साहब PONS पॉन्स, ये क्या रेगुलेट करता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मैं आप बच्चों से क्वेश्चन करता हूं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता क्या भाई साहब, हमको एक बार में कितनी सांस लेनी है या फिर एक मिनट में कितनी सांस लेनी है? अरे भाई हमको एक मिनट में कितनी सांस लेनी है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बात समझे या नहीं समझे? उसको कब घटाना है कब बढ़ाना है। एकदम हम बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं हम, एकदम बहुत तेज तेज हम दौड़ने लग गए तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया? बढ़ गया। सांस लेने का क्या, अरे भाई स्पीड, सांस लेने की स्पीड एकदम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो ये किसने बढ़ाई? रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसने स्टार्ट किया? रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट भाई साहब कौन बढ़ाता है, कौन रेगुलेट करता है? अरे भाई हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स। पोन्स ही रेगुलेट करता है किसको? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। अगला कौन सा है भाई साहब हाइंड ब्रेन का पार्ट? वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन है? मेडुला ओब्लोंगेटा। देखो मैं आपको बता दूं भाई साहब, इसको हम कहते हैं क्या? ये हाइंड ब्रेन, यहां से यहां तक हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, ये मिड ब्रेन है। इसके अलावा जितना ये आपको ऊपर दिख रहा है इसको कहते हैं फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये होता है भाई साहब हाइंड ब्रेन। यहां से यहां तक होता है ये हाइंड ब्रेन। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है भाई साहब ये है पोन्स। क्या है ये? पोन्स। ये रेगुलेट करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, है ना भाई साहब? ये हमको जो बीच में दिख रहा है ये रेड रेड जो मैं कर रहा हूं इसको कहते हैं हम मेड्यूला ओब्लोंगेटा। क्या कहते हैं भाई साहब? ये बीच वाले पार्ट को कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा। देखो मैं एक बार आपको अलग कलर से करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ भाई साहब इसको कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा का काम क्या होता है भाई? मेडुला ओब्लोंगेटा का कहाँ लाइज एट द फ्लोर ऑफ हाइंड ब्रेन एंड कंटिन्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये लगातार स्पाइनल कॉर्ड में आगे बढ़ता चला जाता है। ये ब्रेन खत्म होते ही जो आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है वो कौन हो रहा है? मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। ये एकदम लोअर सरफेस पे पाया जाता है। किसके? अरे भाई ब्रेन के एकदम लोअर सरफेस पे पाया जा रहा है। ये किस में कंटिन्यू हो रहा है फिर आगे? सर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है। किस में कंटिन्यू हो रहा है? दिख रहा होगा आपको स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है। बात समझे या नहीं समझे? हाँ भाई। सर इसका काम क्या है? इट इज द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे कि सच एज बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, डाइजेशन एटसेट्रा। हमारी बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री, हमारी बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे हमारी हार्ट बीट, हार्ट का बीट होना, जितनी हमारे जो दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ चलती है? स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां भी चल रही है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है भाई साहब? कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। तो हमारी बॉडी में जो कंट्रोल कर रहा है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को वो कौन है? वो कौन है भैया? वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। क्योंकि ये क्या है? ये केंद्र है, ये सेंटर है किसको कंट्रोल करने का? ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का। जैसे कि सच एज बेसिक रिदम बनाने का हमारी बॉडी का, रेस्पिरेशन करने का, हार्ट बीट करने का, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करने का और डाइजेशन करने का। बात समझे या नहीं समझे? अरे भाई कुछ नहीं है, याद कर लो, बस पेपर में आने वाला है, इसको याद कर लो एकदम। हाँ भाई हमारा थर्ड पार्ट कौन सा है? हमारा थर्ड पार्ट है, हाँ भाई अरे भाई सॉरी पता नहीं क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ हमारा थर्ड पार्ट कौन सा है? सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है भाई साहब? सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है लास्ट और थर्ड पार्ट कौन सा हमारा? सेरेबेलम। ये क्या कंट्रोल करता है सर? सेरेबेलम आपको दिख रहा होगा भाई साहब, ये जो ट्री सा दिख रहा ना, ट्री, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, सच में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे। कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट एकदम कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर और ब्रेन के जस्ट नीचे एक साइड में प्रेजेंट है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। हाँ भाई इसको क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। इसका नाम है सेरेबेलम। क्या नाम है भाई साहब? सेरेबेलम। ये क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट एंड द पोस्चर। हमको एकदम स्ट्रेट कैसे खड़ा होना है, किसी ऊंची नीची जगह पर आप ऐसे ऐसे कैसे बैलेंस बनाते हो, वो बैलेंस कौन बनवा रहा है? वो बैलेंस बनाने में तो हेल्प कर रहा है सेरेबेलम।
एक बहुत मजेदार चीज बताऊं, जब भी रात को ठेके पैसे लौट के आते हैं ना, जब भी कहा अरे ठेके भाई, वही वही इंग्लिश हिंदी वाली क्वार्टर पी पा के, हाँ वही अल्कोहल कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल नशे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जब भी जो लोग आपने देखा होगा है ना करके आते हैं वापस, जो ड्रिंक करके आते हैं, तो आपने देखा होगा तो वो ऐसे ना झूमते हुए आते हैं, है ना, ऐसे ना झूमते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल है वो कहाँ पे अटैक कर रही है, सेरेबेलम पे जाके अटैक कर रही है, तो उनके पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ब्रेन के कौन से पार्ट में जाके इफेक्ट कर रहा है, वो सेरेबेलम पे। अरे पीने के बाद पोस्चर बिगड़ जाता है ना, तो पोस्चर को मेंटेन कौन कर रहा है, सेरेबेलम। तो एल्कोहल कहाँ इफेक्ट कर रही है भाई साहब, सेरेबेलम पे कर रही है। तो बात समझ में आई या नहीं आई? तो सेरेबेलम पे कौन इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पे, हमारे सेरेबेलम कौन, सेरेब्रम को कौन इफेक्ट कर रहा है, एल्कोहल, जो कि हमारे पोस्चर में हेल्प क्या करती है, मेंटेन नहीं कर पाती है, मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं हमारी बॉडी जब हम पी के आते हैं, क्योंकि सेरेबेलम पे इफेक्ट करता है एल्कोहल। तो वहां पे क्या कर पाता है भाई साहब, सेरेब्रम पे इफेक्ट करता है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते अपने कदमों को, अपने चाल को और मूवमेंट्स को। बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल भाई साहब यहीं तक, आगे पार्ट बस थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, जो है प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट्स में कौन कौन मूवमेंट करता है, और उसके बाद ग्लैंड्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और भाई ऐसे ही अपनी मेहनत के साथ लगे रहें, और मैं लास्ट बार बोलता हूं ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।